आज हम अर्थ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर रिलेटिविटी में पूछता है कि अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जैसा कि पिछली बार हमने बताया था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन्स का लॉ फॉलो होता है, और इसमें इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट जो फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, एंड नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी कि वो फोर्स जिस पर किसी तरह का कोई फोर्स न लग रहा हो और जिन फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट हो, कोई एक्सीलरेशन न हो रहा हो, उनको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जबकि नॉन इनर्शियल में वो सारे फ्रेम जो या तो एक्सीलरेट हो रहे हो या डी एक्सीलरेट हो रहे हो, यानी कि ब्रेक लग रहा हो, या अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये तीन कंडीशंस होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की। या तो सिस्टम आपका एक्सीलरेट कर रहा हो, अचानक स्पीड बढ़ रही हो, या अचानक उसमें ब्रेक लग रहा हो, या वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो तीनों कंडीशन में न्यूटन्स लॉ नहीं लगता है और इस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो अर्थ हमारी इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, इस बात पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ जो है वो ये अर्थ है, और ये अपनी एक्सिस पे, जिसका अक्ष है, अपनी एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर लगाती, रोटेट करती है 24 आवर में। इसका टाइम पीरियड हो गया, रोटेशन का टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी, 24 आवर। अब चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हमको इस बात का ज़रा भी फील नहीं होता कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, हमको इस बात का एहसास नहीं होता। जबकि अगर आप किसी रोटेट करते हुए झूले पे बैठ जाइए तो अगर आपको पता चल जाएगा कि आप झूले बैठे हैं, लेकिन हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, इस बात को एहसास नहीं होता। और चूंकि हमको इस बात का एहसास नहीं होता, इसलिए हम इसको इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। लेकिन थ्योरी के हिसाब से चूंकि ये सिस्टम रोटेट कर रहा है तो ये नॉन इनर्शियल होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ये अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल। सिंस, इसको इस तरह समझते हैं, सिंस अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन इट इज नॉन इनर्शियल। रूल के हिसाब से, जैसा कि थ्योरम है कि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल होना चाहिए। इस हिसाब से तो अर्थ हमारी नॉन इनर्शियल हुई। लेकिन चूंकि हम इस बात को फील नहीं करते, बट वी डोंट फील, यानी कि हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। वी डोंट फील द रोटेशन ऑफ अर्थ, सो इसलिए हम इसको इनर्शियल भी मान लेते हैं। अब क्यों हम इस इनर्शियल मानते हैं और इसकी वजह क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है उसके पीछे लॉजिक क्या है और उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, या हमको कैसे हम इस बात को पता करेंगे कि हमें अर्थ के रोटेशन का एहसास क्यों नहीं होता। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में, कोई चीज़ अगर सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है और वो उसका रेडियस, जो रोटेशन का रेडियस है, अगर वो रोटेशन आर है, मान लिया हमने इसका रेडियस आर है और ये रोटेट कर रही है, और इसकी रोटेशन की स्पीड जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसके रोटेशन से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, द एक्सीलरेशन
ये क्लासिकल मैकेनिक्स में रोटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन, इसका जो फार्मूला देता है वो A इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये इसका एंगुलर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन है, जिसे हम लोग कोणीय त्वरण भी कहते हैं ये। और ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे पहले अर्थ की फॉर्म में, कि अर्थ अगर हमारी रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से कितना हमको एक्सीलरेशन मिलेगा अर्थ के रोटेशन से। तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 6400 किलोमीटर यानी कि 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ये अर्थ का रेडियस हो गया। और जो टाइम पीरियड है ओमेगा है, इसकी वैल्यू होती है 2π/t। टी हमारा टाइम पीरियड है, अर्थ का रोटेशन है। कंप्लीट एक चक्कर लगाने में जो 24 आवर्स लगते हैं, तो इसको हमने लिखा 24 आवर या 60 मिनट या 60 सेकेंड। ये हो गया सेकेंड वर्स। तो अब इसकी वैल्यू को अगर आर की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू इस फार्मूले में रखें तो हमको जो आंसर मिलेगा वो A इक्वल टू आर की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 2π/24 इंटू 60 स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी, तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन आएगा वो 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर में, इसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू हुई अर्थ के रोटेशन से। जो अर्थ के रोटेशन से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से। जैसे कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी यानी कि जी, स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इस दोनों चीज़ों को कंपेयर करें हम। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन आया है वो 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, और जो जी की वैल्यू होती है वो 981 होती है। यानी कि दोनों सूरत में ग्रेविटेशन की वैल्यू इस एक्सीलरेशन से बहुत ज़्यादा है। यानी कि अर्थ के रोटेशन की जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशन की तुलना में बहुत बहुत ही कम है। और इसीलिए हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ग्रेविटेशन का एहसास होता है क्योंकि ग्रेविटेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोटेशन का एहसास नहीं होता। इसलिए हमको इस बात का पता नहीं चलता कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। और चूँकि हमको इस बात का एहसास नहीं होता और हमको ये अर्थ हमारी कांस्टेंट नज़र आती है, तो नॉर्मली अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दोनों की तुलना में जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमको अर्थ के रोटेशन का एहसास नहीं होता और हमारी अर्थ हमको एक तरह से स्टेशनरी फ्रेम नज़र आती है। और स्टेशनरी फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम भी मानते हैं। तो इस कंडीशन में जो सही इसका इवोल्यूशन होगा अर्थ का, कि थ्योरेटिकली अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें, थ्योरेटिकली अर्थ इज अज्यूम्ड, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। थ्योरी के हिसाब से तो ये नॉन इनर्शियल है, बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन इज सो स्मॉल, एक्सीलरेशन
ड्यू टू रोटेशन इज सो स्मॉल दैट द रोटेशन कैन नॉट फील the rotation of earth cannot feel, and it is assumed as stationary or inertial frame। तो अर्थ हमारी आमतौर पे जैसा कि थ्योरी में कहा गया है वो नॉन इनर्शियल है, लेकिन चूंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है इसलिए हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, और इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटिविटी का, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि गैलीलियो ने दिया था इस ट्रांसफॉर्मेशन को। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में दो इनर्शियल फ्रेम्स की तुलना की जाती है, जिसमें से कि एक फ्रेम को हम मान लेते हैं रुका हुआ। ये मान लिया हमने कोई फ्रेम है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रेम है जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, एस ये स्टेशनरी है, रुका हुआ अपनी जगह पे। और एक दूसरा फ्रेम है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। इसको हमने एस डैश मान लिया, ये मूव कर रहा है और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मूव कर रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए आप यूँ समझिए कि आप कहीं रोड पर, एक रोड पर खड़े हैं, एक पॉइंट पे खड़े हैं रोड पर, और आपके सामने से एक कार जा रही है, और उस कार की वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, कार मूव कर रही है। तो आपके हिसाब से उस कार के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि दोनों फ्रेम जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रुके हुए, वो भी इनर्शियल है, एस भी इनर्शियल है, और जो कार मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो भी इनर्शियल है। तो दोनों इनर्शियल फ्रेम के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन होगा उसे हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए मान लिया कि कोई पार्टिकल है जो इस कार में बैठा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो दो तरह के होंगे। एक तो जो एस से देख रहा है और दूसरा उस कार से देख रहा है। तो इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होगा, और दूसरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होगा। जिस टाइम पर हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ले जाता है, जिस टाइम पर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम टी ले लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 4 डायमेंशन मान सकते हैं, स्पेस के 3 एक्स वाई जेड, और चौथा हुआ एक टाइम का। तो इसको हम इस तरह से समझें फिगर में। ये हमारा फ्रेम है जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, जहाँ पर आप हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक दूसरा फ्रेम है जो चलती हुई कार है या कोई वकील है, बट वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों फ्रेम इनर्शियल होंगे, और इसमें कोई पार्टिकल है पी है, मान लिया हमने। इसके दो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट से देखा जाएगा इस पॉइंट से, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर आप एक्स से देखें तो एक्स वाई जेड टी, और दूसरे कोऑर्डिनेट दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो हमको इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है, जिसे हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये मान लिया हमने कि जो फ्रेम है एस डैश है, ये एक्स की तरफ चल रहा है, पॉजिटिव की तरफ, और इसके जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वाई और वाई डैश, इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट जेड और जेड डैश। तो ये मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डैश में हो रहा है, तो हमको उसी डायरेक्शन में हमको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा।
अगर हम ये शुरू में मान लें कि दोनों एक ही पॉइंट पे थे फ्रेम और धीरे धीरे ये मूव करना शुरू किया, तो टी टाइम में ये डिस्टेंस आपकी एक्स होगी जिस पॉइंट से लिया है, और दूसरा ये डिस्टेंस हमारी एक्स डैश होगी। और इस पॉइंट से यहाँ तक आने में अगर टी टाइम में इसको v वेलोसिटी से टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो vt होगा। तो इस फिगर से क्लियर है कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस vt, और इसको हम दूसरी तरह कर सकते हैं x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस vt। तो इस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो इस तरह से होंगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। चूँकि वाई पर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, वाई इक्वल टू वाई डैश ही रहेगा। जेड में भी कोई चेंज नहीं होगा, जेड वैसे ही रहेगा। और टाइम, क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम को कांस्टेंट माना गया, यानी कि टाइम में कोई चेंज नहीं होता है। दोनों जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो एक ही टाइम पे देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए टाइम में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो टाइम को कांस्टेंट माना गया, टाइम वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो निकल कर आया फार्मूला वो ये रहा कि दो फ्रेम मूव कर रहा है, एक फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से v से और दूसरा रुका हुआ है, तो दोनों के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। अब इसी चीज़ को हम चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। इन्वर्स अगर लिखना चाहें इन्वर्स फॉर्म में, तो इसको हम एक्स डैश इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश लिख सकते हैं। वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश एंड टी इक्वल टू टी। तो ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये इसको हम इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जब आप एक फ्रेम से देखेंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खास बात यह है कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी एक ही एक्सिस में होगा, क्योंकि अगर बॉडी आपकी एक एक्सिस में मूव कर रही है तो चेंजेस उसी एक्सिस में होंगे, बाकी एक्सिस कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया है कि हमारी जो बॉडी है, जो सेकेंड फ्रेम है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो चेंजेस आएंगे वो एक्स में ही आएगा, वाई और जेड दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो गैलीलियन ने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, दो फ्रेम को आपस में कोरिलेट किया, और इसी से सिद्धांत पर हमको ये पता चलेगा कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में, एनर्जी में, मोमेंटम में क्या चेंज होते हैं, क्या चेंज नहीं होता है, कौन सी वैल्यू इनवेरिएंट होती है, कौन सी वैल्यू वेरिएंट होती है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से हमको इस बात का पता चल जाएगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी, जैसा कि फार्मूले में हमारा आया है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो निकल कर आया वो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आया। तो अगर हमको ये पोजीशन है पार्टिकल की जो मूव कर रही है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और माइनस यहाँ टाइम है तो बी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। अब ये डी एक्स बाई डी टी डैश, ये वेलोसिटी है यू डैश मान सकते हैं इसको, ये डी एक्स बाई डी टी इसको यू मान लें, माइनस बी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी वैल्यू जीरो नहीं आई है, वेलोसिटी में कुछ चेंज नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट करके देखें इन्वर्स में, तो u इज इक्वल टू आएगा u डैश प्लस बी। तो यहाँ पर चूंकि साइन प्लस और माइनस का है, और प्लस माइनस का मतलब हुआ कि वैल्यू में हमेशा चेंज आएगा, तो हमारी वेलोसिटी वो इनवेरिएंट हो जाएगी, इनवेरिएंट नहीं रहेगी, यानी कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर
गेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लिया कि इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप कहीं रोड पर खड़े हैं किनारे साइड में, और एक बस जा रही है जिसकी वेलोसिटी v है, और इस चलती हुई बस में अगर एक दूसरा आदमी मूव करना शुरू कर दे u डैश वेलोसिटी से, तो आपको जो वेलोसिटी उसकी नज़र आएगी वो आएगी u डैश प्लस v। बस में जो रहेगा, जो आदमी बस में रहेगा, उसके नज़र में जो पार्टिकल की वेलोसिटी नज़र आएगी वो u डैश नज़र आएगी, मगर आपको इसकी वेलोसिटी u डैश प्लस v नज़र आएगी। तो अगर वेलोसिटी वेरिएंट इनवेरिएंट होता तो आप वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नज़र आ रहा है उसके मोशन की वजह से, इसलिए वेलोसिटी जो होती है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि एक्सीलरेशन के मामले में चेंज होता है थोड़ा सा सिस्टम। एक्सीलरेशन के लिए हम इसी चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारी वैल्यू आई है d2x बाई dt2 डैश इज इक्वल टू d2x बाई dt2, और यहाँ पे माइनस v था वो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू a, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा सेम है और जो डिफरेंस होगा एक्सीलरेशन का वो जीरो होगा। यानी कि दोनों सिस्टम पे, अगर दोनों सिस्टम जो हमारे फ्रेम हैं, एक s है और दूसरा s डैश है, और s डैश हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चूँकि दोनों हमारे इनर्शियल फ्रेम है इसलिए दोनों में से किसी पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन की वैल्यू इस दोनों में जीरो है। तो एक्सीलरेशन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है, जबकि वेलोसिटी हमारी वेरिएंट होती है। तो एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेयरएज जबकि वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएंट होती बदल जाती है, लेकिन एक्सीलरेशन हमारा नहीं बदलता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ें निकल कर आई वो ये कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों में से वेलोसिटी हमारी वेरिएंट रहती है और एक्सीलरेशन इनवेरिएंट। अब चूंकि इनर्शियल फ्रेम की एक और ख़ास बात होती है कि इन इनर्शियल फ्रेम जितने भी इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम, यानी कि सब में फिजिक्स के समान नियम लागू होते हैं। और इस हिसाब से जो कुछ रूल्स हैं फिजिक्स के, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा जो रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ऊर्जा संरक्षण यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ मोमेंटम का जो संरक्षण है वो लागू अप्लाई होता है या नहीं इनर्शियल फ्रेम में। ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनर्जी का संरक्षण और मोमेंटम का संरक्षण।